वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेट परिवार। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति परिहार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट्स के बारे में जाना था, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाना था, प्रॉपर्टी के बारे में जाना था। जैसे ये हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव और बायलैटरल और यूनिलैटरल एलिमेंट्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो आज के लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे, एलिमेंट्स। क्या बताया था तुम्हें कि हमें क्या पढ़ने हैं, कुछ बेसिक एलिमेंट्स पढ़ने हैं जो हमारे पूरे इसमें कोर्स में हमें क्या करेंगे, मदद करेंगे। कौन कौन से बेसिक एलिमेंट तुम्हें यहाँ पर पढ़ने हैं? बेसिक एलिमेंट्स या बेसिक एलिमेंट्स या बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स या प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। कौन कौन से तुम्हें यहाँ पर पढ़ने हैं एलिमेंट? आर एल सी। देखो ये जो आर एल सी होते हैं ये एलिमेंट भी होते हैं और प्रॉपर्टी भी होती है। अगर तुम कहोगे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, तब ये क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी हो जाती है। लेकिन अगर यहीं पे कहोगे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, तब ये क्या हो जाते हैं, एलिमेंट या डिवाइसेस हो जाती हैं। तो हमें यहाँ पर ये दोनों ही चीज पढ़नी है, चाहे हम प्रॉपर्टी पढ़े या हम क्या पढ़े, एलिमेंट पढ़े, या एलिमेंट बोलो या डिवाइस बोलो। तो ये चीज हमें यहाँ पर क्या करनी है, आज कवर करनी है। तो जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वो किस बेसिक एलिमेंट से या किस बेसिक प्रॉपर्टी से हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे? हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं रेजिस्टेंस से। इससे स्टार्ट करते हैं, रेजिस्टेंस से। थोड़ा बहुत यहाँ रेजिस्टेंस सबने ही पहले से पढ़ते हुए आए होंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस जिसकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो किस तरीके से तुम रिप्रेजेंट करते हो, इस तरीके से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को। ठीक है, और क्या दिखा देते हैं इसमें, ऐसे करंट दिखा देते हैं, एक तरफ प्लस साइन होता है, एक तरफ माइनस साइन मान लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इतनी है, ये जो हमने जिगजैग सा बना रखा है, रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इतनी है, ये रेजिस्टेंस और ये इसकी क्या कह दी हमने यहाँ पर, वोल्टेज। इतना हमने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखो कहा था दो अलग अलग चीजें होती हैं, एक रेजिस्टेंस होता है और एक तुम्हारा क्या होता है, रजिस्टर होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रेजिस्टेंस की, फिर हम बात करेंगे रजिस्टर की। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, ये किसी भी मटीरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, डिवाइस है, मटेरियल है, एलिमेंट है। किसी भी एलिमेंट की अपनी एक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, जो करंट फ्लो के रास्ते में क्या डालता है, ऑब्स्ट्रक्टर डालता है। इसका मतलब कि ऑब्स्टेकल डालता है, आगे से करंट को जाने से क्या करता है, रोकेगा। तो क्या है, एक तरीके से ये करंट फ्लो होने में क्या डालता है, ये ऑब्स्टेकल डालता है कि करंट के फ्लो होने को क्या करता है, रोकता है। तो या ये भी कह दो कि ये अगर तुम्हारा किसी भी मटेरियल में, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी एलिमेंट में तुम्हारा क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट को फ्लो होने से क्या करता है, रोकता है। तो ये क्या करता है कि करंट, ये एक तरीके से तुम ये भी कह दो अपोजिस। तो क्या लिख सकते हो डेफिनेशन, प्रॉपर्टी। बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है, इसे बढ़ा के मतलब अपनी लैंग्वेजेस में तुम और चेंज करके लिख देना। यहाँ सिर्फ शॉर्ट में बता रहे हैं कि क्या होती है, ये एक तरीके की किसी भी एलिमेंट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी है, एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन, जिस भी मटेरियल की तुम बात कर रहे हो उस मटेरियल में, कि विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन एनी मटेरियल। ठीक है, कोई डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम लिख देना, मटेरियल लिखना चाहो मटेरियल लिख देना, एलिमेंट लिखना चाहो यहाँ क्या लिख सकते हो, एलिमेंट लिख सकते हो। कि किसी भी चीज में या वो एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टी जो करंट फ्लो के होने से क्या करे, रोके या उसको अपोज करे। चाहे फ्लो ऑफ करंट लिखो, अगर फ्लो ऑफ करंट की जगह क्या भी लिख सकते थे, फ्लो ऑफ चार्ज भी लिख सकते थे, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज ही हमारा क्या है, करंट है।
तो चार्ज के फ्लो होने का या करंट के फ्लो होने का जो अपोज करे, या करंट के फ्लो होने में या चार्ज के फ्लो होने में जो ऑब्स्टेकल लाए, वो ही एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। तो ये तो उस मटेरियल की, किसी भी मटेरियल की, जैसे मान लो कॉपर है, सिल्वर है, तुम्हारा कोई भी मटेरियल है, हर मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है जो उसके करंट फ्लो करने में या चार्ज के फ्लो करने में उसमें क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रॉपर्टी। लेकिन अगर इस प्रॉपर्टी को हम किसी चीज में डालकर, और वो एलिमेंट हम डेवलप कर रहे हैं, कोई ऐसी डिवाइस बना रहे हैं जिसमें ये वाली प्रॉपर्टी डाल दे कि वो करंट फ्लो का क्या करे, अपोज करे, तब वो डिवाइस क्या कहलाती है, रजिस्टर। तो रजिस्टर तुम्हारी क्या है, डिवाइस है, या रजिस्टर एलिमेंट है जो हम बना रहे हैं। वो एलिमेंट क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, लेकिन किसी मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी हमने खुद नहीं बनाई है, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, उसके फ्लो होने में, करंट के फ्लो होने में या चार्ज के फ्लो होने में क्या करती है, अपोज करती है। वो क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस। तो ये चीज डिफरेंस है कि रेजिस्टेंस क्या होती है और रजिस्टर क्या होते हैं। तो तुम्हें रजिस्टर भी अभी दिखा देंगे, लेकिन किसी भी मटेरियल की कोई भी लाइन है, कोई भी चीज है, उसका हमें रेजिस्टेंस शो करना है तो हम किससे शो करते हैं, इससे शो करते हैं। तो प्रॉपर्टी शो करने के लिए हम क्या साइन लेते हैं, जिगजैग। ठीक है, जिगजैग भी एक तरीके से जो साइन लिया गया है, हम ये भी कह सकते हैं कि जिगजैग साइन इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि करंट फ्लो करने को, हमने क्या कहा कि करंट के फ्लो करने को ये रोकता है, या करंट के फ्लो करने का ये अपोज करता है, ऑब्स्टेकल लाता है, रुकावट लाता है। तो हमने रास्ता ही कैसा दिखा दिया, यहाँ पर जिगजैग जिगजैग दिखा दिया। इसका मतलब करंट जब ऐसे 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 जाएगी तो उसे क्या होगी, परेशानी होगी जाने में। सीधा तार दे दोगे तो जल्दी जाएगी, और सीधे की जगह अगर ऐसे ऐसे करंट को जाना पड़ जाए, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, तो उसे ज्यादा परेशानी होगी। तो इसलिए हमने कह दिया कि हम रेजिस्टेंस को कैसे शो करते हैं, एक जिगजैग की तरह शो करते हैं, जो यही शो करता है कि फ्लो, करंट के फ्लो होने में क्या आ रही है, कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, या करंट के फ्लो होने का यहाँ क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है। तो इसलिए हमने रेजिस्टेंस को कैसे शो करा, इस तरीके से शो करा। जब भी रेजिस्टेंस को शो करते हैं तो अगर उसमें करंट की डायरेक्शन दिखाते हैं तो वो किस तरीके से दिखाते हैं, प्लस साइन से एंटर होती हुई दिखाते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को जो हम शो करते हैं तो उसमें जब हम करंट की डायरेक्शन दिखाते हैं तो करंट की डायरेक्शन हम कैसे दिखाते हैं, प्लस से जाती हुई दिखाते हैं और निगेटिव से निकलती हुई दिखाते हैं। ये वोल्टेज हो गई जो मान लो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। V एक पोटेंशियल हो गया जो किसके अक्रॉस दिखा रखा है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अगर ये नहीं भी दिखाओगे तो भी ये रेजिस्टेंस का ही सिंबल है। ठीक है, ये तो खाली दिखा दिया कि रेजिस्टेंस में जब करंट दिखाते हैं तो प्लस से क्या करते हुए दिखाते हैं, एंटर करते हुए दिखाते हैं। बाकी चीजें जब और फॉर्मूले या अदर चीज पढ़ोगे उसमें तुम समझ जाओगे। तो ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। ये नॉर्मल रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस क्या है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, फ्लो ऑफ करंट का अपोज करती है, या फ्लो ऑफ चार्जेस का किसी भी मटेरियल में क्या करती है, अपोज करती है। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी। जो रेजिस्टेंस R इजिकल्स टू होता है, जो रेजिस्टेंस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया गया, वो क्या दिया गया, उसकी प्रॉपर्टी को देखते हुए दिया गया, R इजिकल्स टू होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, R इजिकल्स टू हमारा क्या होता है, रो एल अपॉन ए, जहां R तो क्या है, रेजिस्टेंस है, लेकिन जो रो है, R हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, लेकिन रो क्या है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या कहोगे, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दोनों चीज यहां पर हम क्या कह सकते हैं, आर को कह सकते हैं। यूनिट क्या होती है, जो आर होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। ये रहा सिंबल और लिखते हैं OHM। तो ये कहते हैं, ये जो रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंस में आया था, या रेजिस्टेंस को जो मेन बताया था वो ओम साइंटिस्ट थे, अभी ओम्स लो बताएंगे, उसमें रेजिस्टेंस को लाया गया था। तो वहीं से इसकी यूनिट क्या आ गई, ओम आ गई। तो आर क्या है, यूनिट, आर की यूनिट क्या है, ओम है, और रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, देखो यहां से रेजिस्टिविटी आर की ओम है, एल से तुम्हारा ये मीटर मीटर या सेंटीमीटर सेंटीमीटर होती है, तो यहां से इसकी यूनिट हो जाती है ओम सेंटीमीटर। किसकी, रेजिस्टिविटी की। या तो रेजिस्टिविटी का हो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का हो। एल तुम्हारी क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब कि जिसमें भी तुम रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, जिसकी भी प्रॉपर्टी है, तो लेंथ ऑफ मटेरियल कहो या लेंथ ऑफ कंडक्टर कहो, जिस कंडक्टर की बात हो रही है, सेंटीमीटर में कह सकते हो, मीटर में कह सकते हो। और ए तुम्हारा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है,
क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। R इजिकल्स टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो यहां से हम ये भी दिखा सकते हैं कि जो R है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, रो पे डिपेंड करता है। रो है रेजिस्टिविटी, ये डिपेंड करती है मटेरियल पे। रो का मतलब क्या है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी, मटेरियल का अपना एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये भी क्या करता है, करंट फ्लो में ऑब्स्टेकल लाता है, करंट के फ्लो को होने से रोकता है, लेकिन ये स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, हर मटेरियल का अपना फिक्स होगा। कॉपर है तो कॉपर का फिक्स है कि 2.1 इंटू 10⁻⁻8 ओम सेंटीमीटर फिक्स है। ऐसी सिल्वर है तो सिल्वर का फिक्स है, एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम का फिक्स है। तो फिक्स कितना प्रॉपर हिंडरेंस ये ला सकते हैं वो तो होता है स्पेसिफिक। लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है, वो डिपेंड करता है मटेरियल पर, लेंथ पर और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। जो भी कंडक्टर है अगर उसकी लेंथ क्या होगी, चेंज होगी। देखो ये आर एल पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। और रो तो है मटेरियल, मटेरियल बदलता जाएगा रेजिस्टेंस बदलता जाएगा। इसका मतलब रो है मटेरियल, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल, टंगस्टन, जो भी तुम मटेरियल बदलते जाओगे रेजिस्टेंस का मान क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है किस पे, रो पे, एल पे, ए पे, और एक चीज पे और करेगा टेम्परेचर पे, वो भी हम आगे देख लेंगे। तो ये हो गया मेन रेजिस्टेंस के बेसिक डेफिनेशन कि क्या रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला, रेजिस्टेंस किस किस चीजों पर डिपेंड करता है। तो किन किन चीज पे बता दिया, लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और रो तुम्हारा क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल या रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल जो कि किसी भी एलिमेंट की फिक्स होती है। रो डिपेंड नहीं करता लेंथ और एरिया पर। रो चाहे कैसी भी लेंथ हो, कितना भी एरिया हो मटेरियल का, रो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, या रो हमेशा क्या रहता है, फिक्स। तो ये हमने किसके बारे में पता कर लिया, खाली नॉर्मल रो का रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के फॉर्मूले के बारे में। अब हम रेजिस्टेंस को अगर और जानना है तो रेजिस्टेंस में हम एक चीज और पढ़ते हैं, वो क्या है, ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस पढ़ने तो हमें क्या भी पढ़ना पड़ता है, ओम्स लॉ। अब ओम्स ने क्या कहा था कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर को चेंज ना करें, या जितनी भी फिजिकल कंडीशंस हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कोई भी चीज अगर है, इन सबको क्या करें, कांस्टेंट रखें, इन सब में कोई चेंजेस ना करें। तब अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस हमने कोई पोटेंशियल दे रखा है, ये किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, मान लो ये हमारा क्या है, कोई कंडक्टर है, ये हमारा क्या है, मान लो कोई कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में हमने क्या करा, कोई सप्लाई दी है, ये कोई तार हो गया, वायर हो गया, इसमें हमने क्या दे रखा है, कोई सप्लाई, वी पोटेंशियल यहाँ पर हमने क्या कर दिया, दे दिया। अब इसमें क्या फ्लो होगी, मान लो कोई करंट जा रही है, या इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट जाते हैं ना, तो करंट इसमें क्या हो रही है, अगर फ्लो हो रही है। तो ओम्स ने ये बताया कि किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे या किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और अगर फिजिकल कंडीशन को भी हम क्या रखें, कांस्टेंट रखें, उस कंडीशन में किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट, किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट उसको दिए गए पोटेंशियल डिफरेंस के, उसको दिए गए पोटेंशियल डिफरेंस या उसको दिए गई वोल्टेज कहो, पोटेंशियल कहो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, किसी भी मटेरियल में फ्लो होने वाली करंट, किसी भी मटेरियल में मतलब किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट उसको दिए गए पोटेंशियल के, उसको दिए गए पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किस पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या तो खाली कांस्टेंट टेम्परेचर वर्ड बोल दो, या फिर एट कांस्टेंट, मतलब फिजिकल कंडीशन को हम क्या ना करें, चेंज ना करें, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रख रहे हैं या टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं, उस कंडीशन में किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट उस कंडक्टर को दिए गए पोटेंशियल डिफरेंस या उस कंडक्टर को दिए गए पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आई इज प्रोपोर्शनल टू, इक्वल का साइन लग गया था गलती से, आई इज प्रोपोर्शनल टू
V, I इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है V। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटना है तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाना है, तो किसी किसी जगह V प्रोपोर्शनल टू I भी लिख देते हैं, तो V प्रोपोर्शनल टू I हम यहाँ नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि I फ्लो हुई है, I डिपेंड कर रही है किस पे? V पर, तो I प्रोपोर्शनल है V के, V प्रोपोर्शनल नहीं है क्योंकि V फ्लो नहीं कर रहा, V तो हमने दिया है। I प्रोपोर्शनल है, I बदलेगी कब? जब V बदलेगा, तो इसलिए I इज प्रोपोर्शनल टू V कहा गया है। तो I इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट होता है यहाँ पर R, इसीलिए जब V बराबर V प्रोपोर्शनल I लिखते हैं तो प्रोपोर्शनल हटा के R लिखते हैं। तो हमने क्योंकि I प्रोपोर्शनल V लिखा है तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटा के क्या लिखेंगे? 1/R, और होता भी प्रॉपर यही है। तो यहां पर हमने प्रोपोर्शनल साइन हटाया और क्या लगाया? 1/R। तो जब प्रोपोर्शनल का साइन जहां भी हटता है, किसी भी जगह प्रोपोर्शनल साइन हटता है, तो जिस जगह जो प्रोपोर्शनल हटके आता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो ये हमारे पे क्या हो गया? प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ 1/R हमारा क्या हो गया? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या R बराबर क्या होता है? रेजिस्टेंस। 1/R को तो हमने क्या कह दिया? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या R बराबर हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस, ठीक है। और यूनिट इसकी क्या होती है? ओम इसकी यूनिट होती है, यूनिट होती है ओम, और R हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस, ठीक। तो V बराबर यहाँ से हम क्या भी लिखते हैं, कई कई जगह V बराबर IR भी लिख देते हैं, लेकिन ओम्स लॉ दिखाओगे तो यही लिखोगे। ऐसी जैसे R है, R हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस तुम्हारी करंट फ्लो में क्या लाती है? अपोज करती है, करंट के फ्लो को होने से रोकती है, लेकिन जो करंट को फ्लो होने दे वो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टेंस। जो करंट को फ्लो होने दे या करंट फ्लो करने में हेल्प करे वो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस की जो अपोजिट होती है वो क्या होती है? कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या है? 1/R। तो 1/R तुम्हारा क्या होता है? कंडक्टेंस। तो इसे हम शो करते हैं G से, जैसे R को रेजिस्टेंस दिखाया, G को क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। तो G हमारा क्या होता है? कंडक्टेंस, ठीक है। G हमारा क्या है? कंडक्टेंस है, यूनिट सीमेंस होती है, लेकिन यहां पर 1/R है तो क्या भी लिख सकते हो? ओम इनवर्स भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ओम इनवर्स भी यहां पर क्या कर सकते हैं? हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं। तो G इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 1/R। तो यहां पर क्या भी लिख सकते हो? ओम्स लॉ, I इज इक्वल्स टू GV, ये भी हो सकता है I इज इक्वल्स टू GV भी, या V इज इक्वल्स टू IR। ये सब हमारे क्या है? ओम्स लॉ ही होते हैं। वो कंडक्टिविटी के टर्म में हो गया जहां पर हमने G लिख दिया, और IR लिख दिया, वो किसके टर्म में हो गया? रेजिस्टिविटी के टर्म में हो गया। तो ये सब हमारे किसके फॉर्मूले हैं? रेजिस्टेंस के ही फॉर्मूले, और ये पूरा हमारा क्या होता है? ओम्स लॉ ही यहाँ पर होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ किसको समझा दिया? ओम्स लॉ को यहाँ पर दिखा दिया, ठीक। तो ओम्स लॉ यहाँ पर अच्छी तरह समझ में आ गया सबको कि ओम्स लॉ यहाँ पर क्या होता है। नेक्स्ट, यहीं पर ही एक और तुम्हारी इसकी ओम्स लॉ की एक और फॉर्म भी होती है जो पॉइंट फॉर्म में होता है। तो पॉइंट फॉर्म वगैरह और तुम्हें यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हम किस में दिखाते हैं? करंट डेंसिटी के टर्म में दिखाते हैं। ओम्स लॉ को हम यहाँ पर और किस टर्म में भी दिखा सकते हैं? करंट डेंसिटी के टर्म में भी दिखा सकते हैं। वो हो गया, जैसे ये वाला ओम्स लॉ लगता है, ये वहां पर लगता है जैसे कोई मटेरियल में पूरे का रेजिस्टेंस फैला हुआ है, कि हमने बता दिया इस पूरे का, किसी पूरे का रेजिस्टेंस क्या है? R है, तब हम ओम्स लॉ लगाते हैं। लेकिन अगर किसी एक पूरे मटेरियल में थोड़ी सी जगह का कह दिया कि इतनी जगह का रेजिस्टेंस किसी का R है, तब हम वहां पर क्या लगाते हैं? पॉइंट फॉर्म भी लगा देते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर तुम्हें सिर्फ क्या पढ़ने की जरूरत है? इतना ही ओम्स लॉ पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या होता है कि अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज है, कोई नॉन लीनियर एलिमेंट है, और उसके तुम्हें क्या निकालना है? वहां पर तुम्हें ओम्स लॉ लगा के उसका रेजिस्टेंस या कोई भी चीज पता करनी है, तो तुम तब भी कर सकते हो कि मान लो तुम्हें, अब जो तुम्हारे लीनियर एलिमेंट होते हैं, मतलब जो तुम्हारे नॉर्मल हमने ओम्स लॉ लगाया, वो तुम्हारे कहाँ लगते हैं? लीनियर एलिमेंट, या हम जो ग्राफ भी कहते हैं कि उनका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है? इस तरीके से आता है। जहां भी V बराबर IR लगाया है, ग्राफ तुम्हें कैसे मिलता है? इस तरीके से मिलता है। तो तुम क्या निकाल लेते हो? R की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हो, ठीक है। अब हम क्या कहें कि मान लो हम पे कोई मटेरियल है
और उस मटेरियल का ग्राफ हमारा कैसा है, लीनियर नहीं है। हमारे पे कोई मटेरियल है और उसका ग्राफ हमारा कैसा है, लीनियर नहीं है, कुछ उसकी शेप कैसी है, नॉन लीनियर टाइप की है। और अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम नॉन लीनियर ग्राफ का भी क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। लीनियर की तो हमने क्या दी कि ग्राफ ये आता है, बल्कि लीनियर में भी हमारा जो ग्राफ होता है ना, बिल्कुल कभी ये आइडियल केस में होता है कि ग्राफ बिल्कुल क्या आ जाए, स्ट्रेट लाइन आ जाए। ये वाला जो हमने ग्राफ दिखाया है, ये हम क्या कहते हैं कि ये वाला ग्राफ भी कौन सी कंडीशन होती है, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन होगी। कौन सी, आइडियल कंडीशन में ये वाला ग्राफ मिलता है। या वरना ग्राफ ये वाला भी हमें क्या मिलता है, थोड़ा बहुत आसपास आसपास मिलता है। इस तरीके से कुछ जो पॉइंट मिलते हैं ना, जरूरी नहीं है इस लाइन के आसपास आसपास पॉइंट मिलते हैं, लेकिन अगर हम उन पॉइंट को मिलाएंगे तो अजीब सा ग्राफ आएगा, टेढ़ा मेढ़ा कोई ग्राफ आएगा। लेकिन आइडियली हम क्या करते हैं, उसको इस तरीके से लाते हैं कि वो लाइन तुम्हारी सीधी ही दिखे। हम क्या मान लेते हैं, उसको एक लीनियर लाइन की तरह ही मान लेते हैं। तो क्या करते रहते हैं, उन पॉइंट के बीच बीच में एक लाइन बना लेते हैं। जो साइड साइड में पॉइंट आते हैं उनको एजप्शन मानते हुए बिल्कुल क्या कर लेते हैं, बीच बीच में एक लाइन बना लेते हैं। तो इतना और तुम्हें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम ये पढ़ लो कि हमारे जो नॉर्मल कुछ हमारे एलिमेंट क्या होते हैं, जो लीनियर एलिमेंट ही होते हैं। अभी हमने पढ़े भी थे लीनियर, उनका जो ग्राफ मिलता है हमें वो कैसा मिलता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो इनका रेजिस्टेंस निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। किसी भी पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है तो R बराबर V अपॉन आई, R बराबर V अपॉन आई। हर पॉइंट पर तुम यहाँ क्या निकाल सकते हो, R की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन अगर मान लो तुम पे कोई एलिमेंट है और वहां पर अब तुम्हारे पे जो कर्व आया है यहाँ पर किसी एलिमेंट का, उसका कर्व ऐसा है, तो ये हमेशा उन एलिमेंट का आएगा जो एलिमेंट तुम्हारे क्या होंगे, नॉन लीनियर। वो तो तुम्हारे लीनियर है, लेकिन ये वाले कौन से एलिमेंट होते हैं, नॉन लीनियर। मोस्टली नॉन लीनियर तुम्हारे कौन से होते हैं, रेजिस्टेंस या नॉन, जो ऐसे कंडक्टर जो नॉन लीनियर आते हैं वो तुम्हारे होते हैं मेटल ऑक्साइड। कभी भी अगर तुम कोई मेटल ऑक्साइड बनाते हो तो जो उन मेटल ऑक्साइड का ग्राफ आता है, एग्जाम्पल क्या है, कोई भी मेटल ऑक्साइड, मोस्टली उनका जो ग्राफ आता है वो हमारा क्या आता है, नॉन लीनियर टाइप का आता है। उस कंडीशन में अगर हमें R फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को भी लीनियर बनाने की कोशिश करते हैं। तो जिस भी जगह हमें अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, हम बस क्या करेंगे, इसमें जिस जगह हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है उस जगह लीनियर ग्राफ शो करेंगे। ये रहा, जैसे मान लो हमें यहाँ निकालनी है रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो ये ग्राफ यहाँ लीनियर तो है नहीं, ये तो ऐसे गोलाई में जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से लीनियर एक लाइन खींच लेंगे। यहाँ एक क्या करेंगे, हम सीधी लाइन खींच लेंगे। ऐसे अगर हमें यहाँ वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से। यहाँ वैल्यू निकालनी है तो यहाँ लाइन खींच देंगे, यहाँ वैल्यू निकालनी है यहाँ लाइन खींच देंगे। तो हम यहाँ इस तरीके से क्या करते जाते हैं, एक लाइन खींचते जाते हैं। वहां पर जहां पर भी हमें वैल्यू निकालनी है, जिस पॉइंट पर भी, वहीं पे हमने क्या करी है, स्ट्रेट लाइन खींची है, उसके सीधे जो एंगल आएगा वो हमारा क्या आ जाता है, स्लोप आ जाता है। तो यही स्लोप जो होता है ये हमें किसकी वैल्यू देता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। थीटा की वैल्यू अगर तुम देखते हो कि जितना तुम्हारा ग्राफ सीधा होता जाता है, जितना तुम्हारा ग्राफ क्या होता जाएगा, स्टेडी स्टेट में जाता जाएगा, उतना ही थीटा यहाँ पर क्या आता जाता है, धीरे 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 घटता जाता है। ठीक है, यहाँ जो लाइन का स्लोप होता है, यहाँ हमारा जो लाइन का स्लोप होता है वही हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कहलाती है। यहाँ जो या फिर यहाँ जो स्लोप है वही हमारा इक्वल किसके है, स्लोप, किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो हमारा कितना होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो स्लोप बराबर यहाँ पर कितना होगा, tan थीटा होगा। और यही जो स्लोप आएगा, यही जो लाइन का स्लोप है वो हमारा किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ कर्व या स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ थीटा निकल जाएगा, थीटा का tan कर देना, तो जो भी tan थीटा होगा वही हमारी किसकी वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से अगर हमें कोई नॉन लीनियर भी ग्राफ दिया है, हम उस नॉन लीनियर ग्राफ की भी यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, देखो जितना करंट बढ़ रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है, उतना थीटा की वैल्यू क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ कि जितना हमारा यहाँ करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है उतना ही हमारा जो स्लोप है
tan थीटा जो यहाँ पर है वो क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, तो उतना ही जो हमारा स्लोप होता है tan थीटा, उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। जितना स्लोप घटेगा, स्लोप कर्व का स्लोप ही तो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, उतना ही हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो कोई भी ग्राफ, जितनी उसमें नॉन लीनियर ग्राफ है, करंट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है, करंट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उसमें हमारा स्लोप क्या होता जाएगा, छोटा छोटा। या एंगल भी हम क्या देख रहे हैं, धीरे 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 देखो एंगल बिल्कुल ही जीरो होता जा रहा है, तो एंगल उतना ही छोटा होता जाएगा। जितना tan थीटा, थीटा छोटा है, tan थीटा भी हमारा क्या आएगा, छोटा आएगा। tan थीटा या स्लोप छोटा आ रहा है, तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू ही स्लोप है, रेजिस्टेंस भी हमारा धीरे धीरे क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस का मान क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस का मान चेंज होता जा रहा है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी भी शो करता है, ये एक तरीके से प्रॉपर्टी शो कर रहा है वेरिएस्टर की। तो जो हमारे मेटल ऑक्साइड के बनाए जाते हैं, वो क्या बनाए जाते हैं, वेरिएस्टर बनाए जाते हैं। वेरिएस्टर तुम्हारे क्या है, वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएस्टर का मतलब क्या है, वेरिएबल रजिस्टर। ऐसे रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ऐसे रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर आई के चेंज होने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मेटल ऑक्साइड के हमारे क्या बनाए जाते हैं, यहाँ पर वेरिएस्टर बनाए जाते हैं। तो एक तरीके से ये जो स्लोप दिखाया गया है यहाँ पर, या हमने जो यहाँ पर स्लोप शो करा है, वो स्लोप किसका शो करा है, यहाँ पर वेरिएस्टर का शो करा है। ठीक है, तो ये किसका हो गया, हमारा वेरिएस्टर के बारे में, या नॉन लीनियर ग्राफ के बारे में हो गया कि नॉन लीनियर अगर ग्राफ है तो वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैसे शो करेंगे। अब रेजिस्टेंस का एक तुम्हें एग्जांपल और बता देते हैं कि अगर कहीं पर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू और कैसे निकाल सकते हैं। या कोई हम पे केबल है, अगर कोई केबल दे दी है, या कोई ऐसा वायर दे दिया है जिसकी रेडियस अंदर कुछ और है और बाहर पूरे में रेडियस कुछ और है, और हमें बीच में किसी भी मिनिमम से मैक्सिमम रेडियस तक कितना रेजिस्टेंस इसका रहेगा वो निकालना है, या फिर इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालना है किसी भी केबल का, तो हम कैसे निकाल सकते हैं उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक और एग्जांपल यहाँ पर हो गया कि हम कोई भी ऐसी केबल दे दी इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, या नॉर्मल केबल दे दी जिनकी रेजिस्टेंस, या होलो केबल दे दी और पूछ लिया कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा वो बताइए, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लो ये हम पे क्या है, एक केबल है, तो ये सिलेंड्रिकल केबल हमने यहाँ पर दिखा दी। ठीक है, ये हमने यहाँ क्या दिखा दी, एक इस तरीके से केबल दिखा दी। ये लेंथ, इसकी कोई लेंथ मान लो L, कि ये जो तुम्हारे पे सिलेंड्रिकल केबल है सिर्फ उसका एक व्यू दिखा दिया। इसकी लेंथ हमने कितनी मान ली, मान लो इसकी लेंथ है L, और जो इसकी इनर रेडियस है, ये इनर रेडियस मान ली, मान लो स्मॉल r1, और ये जो बाहर वाली रेडियस है इसको हमने कितना मान लिया, स्मॉल r2। तो एक r2 रेडियस मान लिया और एक हमने रेडियस कितनी मान ली, मान लो r1 मान ली। ठीक है, ये पॉइंट सेंटर वाला पॉइंट हो गया, वहीं से हम ये वैल्यू ले रहे हैं। लेंथ जो इसकी मान ली, वो लेंथ हमने कितनी मान ली, L। लेंथ कितनी ले ली, मान लो L हमने लेंथ ले ली। अब ये हम पे क्या है, एक सिलेंड्रिकल एरिया है, मतलब सिलेंड्रिकल तुम्हारा वायर है। इसका हमें क्या निकालना है कि बताओ, इसका अगर रेजिस्टेंस निकालना है कि इसमें इस तरीके से अगर करंट फ्लो कर रही है, तो करंट फ्लो करने पर इसकी पूरी सरफेस पे ऐसे करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो करने पर इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है नॉर्मल, हमने क्या बताया था, R बराबर रो एल अपॉन ए होता है। ये तो कंप्लीट का होता है। अब हमें यहाँ पर लिमिट दी है कि R1 इंटरनल, ये केबल यहाँ से यहाँ तक है, और R2 यहाँ है, तो पूरे का हमें बताना है कि कितना रेजिस्टेंस होगा करंट के फ्लो करने पे, कि अगर इसमें फ्लो करे करंट, यहाँ पर इस तरीके से इसमें करंट फ्लो कर रही है सारे में, उस कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले एक छोटा एरिया मान लेते हैं, उस छोटे एरिया की वैल्यू निकाल लेते हैं और इंटीग्रेशन कर कर लिमिट लगा देते हैं, जिससे कंप्लीट एरिया का रेजिस्टेंस क्या होता है, निकल जाता है। तो हमने क्या करा, मान लो यहाँ पर ये कोई छोटा सा एरिया मान लिया ना, तो बिल्कुल यहाँ मान रहे हैं, हम मान रहे यहाँ पर एक स्मॉल एरिया, एक रिंग सी ले ली, ऐसे छोटा सा एरिया ले लिया ये, और इसका अब हम क्या करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस निकालते हैं, और इसका रेजिस्टेंस लेके पूरा अंदर से बाहर तक का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो जो ये वाला एरिया, ये वाली हमने ली है रिंग, ठीक है, इसकी हम क्या मानते हैं, जो इसकी थिकनेस है या जो इसकी लंबाई है वो कितनी मान ली, dx।
छोटा सा एरिया माना है, इतने पूरे सिलेंडर में हमने बस क्या करा है, एक छोटा सा एरिया मान लिया पूरी लेंथ में बस एक ये रिंग छोटी सी काट ली, जिसकी हमने जो लंबाई बोली कि जो इसकी लेंथ होगी या थिकनेस जो हम कह रहे हैं वो कितनी है, dx इसकी थिकनेस है, ठीक है। तो dx हमने इसकी क्या मान ली, थिकनेस मान ली। अब ये जो इससे दूरी पर है, ये इससे माना कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, ये यहाँ इससे कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, और x दूरी पर इसकी जो थिकनेस है वो कितनी ले ली, या जो इसकी लेंथ होगी वो हमने कितनी ले ली, dx इसकी लेंथ ले ली। अब अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इस फॉर्मूले की वैल्यू क्या होगी, अब हमने थोड़ा सा वैल्यू जो पूरे सिलेंडर में से छोटे से पार्ट का रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या लेंगे, dr इज इक्वल्स टू रो का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लेंथ छोटी हो बड़ी हो, किसी भी चीज पर रो का क्या नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो रो ही रहेगा। लेकिन लेंथ हम कंप्लीट लेंथ ना लेकर, पूरे लेंथ ना लेकर, हमने सिर्फ कितनी लेंथ का लिया है, dx के लिए लिया है, तो लेंथ की जगह कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। ए तुम्हारा क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है जिस भी चीज की तुम बात कर रहे हो। तो करंट तुम्हारी इस तरीके से फ्लो कर रही है, तो ये हो गया एरिया। रेजिस्टेंस जब किसी भी चीज का निकालते हैं तो उसमें जो करंट फ्लो करती है वो लेंथ की तो डायरेक्शन में फ्लो करती है, लेकिन एरिया की कैसे फ्लो करती है, परपेंडिकुलर। तो किसी भी चीज का जब करंट फ्लो होती है, हम यहाँ जब रेजिस्टेंस लेते हैं उसमें जो एरिया लेते हैं, एरिया कौन सा लेते हैं, करंट के परपेंडिकुलर। क्योंकि किसी भी मटेरियल में रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो एरिया लिया जाता है करंट के परपेंडिकुलर और लेंथ ली जाती है करंट की डायरेक्शन वाली। तो लेंथ तो हमने ले ली करंट की डायरेक्शन वाली, एरिया कैसे लेना है, परपेंडिकुलर। तो अगर ऊपर का ये एरिया लेना होता तो सर्कल होता, लेकिन हमें एरिया कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन सा एरिया है, ये वाला, और यहां से हमें ये क्या दिख रहा है, सिलेंडर दिख रहा है। तो हमें सिलेंडर का क्या लेना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, एच हाइट होती है, आर रेडियस होती है, तो हमें क्या लेना है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई, अब हम पे आर रेडियस जो है वो कौन सी है, एक्स है, हम इसकी ले रहे हैं ना, इस वाली लेंथ की, तो रेडियस कितनी है, एक्स, तो हम क्या लेंगे यहाँ 2 पाई एक्स। और एच की जगह हमारे पास क्या है, लेंथ, एच की जगह क्या है, लेंथ, हाइट होती है, वैसे हम यहाँ क्या ले रहे हैं, एच ले रहे हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला कितना आ गया, रो dx अपॉन 2 पाई एक्स एल, ये निकल गया। अब हमें यहाँ से डिफरेंशियल तो हो गया एक छोटे पार्ट का, हम क्या करना है, पूरे का निकालना है। तो पूरे के निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इसका इंटीग्रेशन करा तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल का साइन हट गया। कहां से कहां तक का निकालना है, R1 से R2। R1 तुम्हारी इंटरनल रेडियस है, R2 तुम्हारी क्या है, एक्सटर्नल रेडियस। तो हमें R1 से R2 का निकालना है, रो dx अपॉन 2 पाई एक्सएल। तो R इज इक्वल्स टू, जो कांस्टेंट है उसे बाहर लिया हो, R 2 पाई एल कांस्टेंट है, तो अंदर तुम्हारा जो बचता है R1 R2 1 बाय एक्स dx। 1 बाय एक्स dx मतलब 1 बाय एक्स का तुम्हारा जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, ln होता है। तो R इज इक्वल्स टू रो बाय 2 पाई एल ln, तो ln आ गया 1 बाय एक्स का। अब लिमिट कैसे रखी जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो R2 माइनस R1, और माइनस में लॉग में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो तुम्हारा क्या आ गया, R इज इक्वल्स टू रो बाय 2 पाई एल ln R2 अपॉन R1। तो ये हो गया। इस तरीके से तुम किसी भी चीज का क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा किसके बारे में हो गया, रेजिस्टेंस के बारे में, कि अगर हमें किसी भी चीज का, किसी सिलेंड्रिकल वायर का, किसी केबल का, किसी का भी रेजिस्टेंस निकालना है तो इस तरीके से तुम कहीं पर भी वैल्यू रख के, R बराबर रो एल अपॉन ले रख के किसी भी चीज की क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू। बस तुम्हें वो लेंथ पता होनी चाहिए जिसकी निकाल रहे हो, एरिया पता होना चाहिए, और एरिया हमेशा हम करंट से कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर। करंट जिस भी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वो वाली लेंथ लेंगे और उसके परपेंडिकुलर वाला क्या लेंगे, एरिया लेंगे, ठीक है। अब और रेजिस्टेंस के बारे में हम क्या बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा किस किस चीज पे, कहा था, लेंथ पर और एरिया पर क्या करता है, डिपेंड करता है। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर भी। क्या चीज तुम्हें कही थी कि हमें टेम्परेचर कैसा रखना है, कांस्टेंट रखना है। ये कहा था कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, या फिजिकल कंडीशन कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। वो किस लिए, हमारा कोई भी मटेरियल में रेजिस्टेंस आता ही क्यों है, या रेजिस्टेंस है ही क्यों, वो अगर समझ जाओगे तो हम ये भी समझ जाएंगे कि टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट क्यों रखा। देखो होता क्या है, कोई भी अगर मटेरियल होता है, उस मटेरियल में क्या होते हैं, शुरुआत में
स्टार्टिंग में अगर नॉर्मल कोई मटेरियल है या कंडक्टर या डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है, कुछ में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, कुछ में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होते, फ्री नहीं होते। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं, स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था कि चार्ज अगर वो क्या कर रहा है, दे रहा है, लूज कर रहा है, या चार्ज को अगर वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर रहा है तो उसका नेट चार्ज अलग होता है, अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उसका नेट चार्ज अलग होता है। ये चीज कही थी कि अगर चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर देता है तो लूज करने पे नेट चार्ज 0 से ज्यादा हो जाता है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब नेट चार्ज 0 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तब वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये होते हैं आयंस, कि इलेक्ट्रॉन के लूज करने पर या गेन करने पर उसमें आयन डेवलप हो जाते हैं। लेकिन ये जो आयन होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर जाता है तो जो आयन बनते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और वो अपनी जगह पर क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। मान लो ये कोई मटेरियल है और उसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, अपनी जगह पर को छोड़ चुके हैं, मतलब ये मूव करने के लिए क्या है, किसी भी कंडक्टर में फ्री है। ये इलेक्ट्रॉन है और ये कंडक्टर में क्या है, अपनी जगह पर, मतलब कहीं भी मूव करने के लिए फ्री है, कि अगर तुम सप्लाई दोगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ये फ्री हुए हैं तो इनके अपने या मटेरियल के अंदर, किसी एटम के अंदर क्या भी रहते हैं, आयन भी तो रहते हैं। लेकिन जो आयन होते हैं वो क्या नहीं होते, मूवेबल नहीं होते, वो अपनी जगह पर क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों ने जो जगह छोड़ी थी उसकी जगह जो हमारे आयन्स बने थे वो आयन क्या नहीं करते, मूव नहीं करते, बल्कि वो अपनी जगह पर क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। अब होता क्या है, जब तुम इसे सप्लाई देते हो, पोटेंशियल देते हो या टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी भी थ्रू, और टेम्परेचर भी हमारा एक तरीके से किससे बढ़ता है, सप्लाई देने पर ही बढ़ता है। तो जब तुम क्या करते हो, इसे सप्लाई देते हो या इसका क्या करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो सप्लाई देने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन नॉर्मल होते हैं, फ्री होते हैं, ये तो मूव करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये जो हमारे आयंस हैं, इन आयंस पे भी तो बाहर से एक थर्मल एनर्जी लग रही है। थर्मल मतलब यही टेम्परेचर, या तुम सप्लाई के टर्म में कहो कि पोटेंशियल जो तुम दे रहे हो, इससे इनके ऊपर भी तो एक फोर्स लग रहा है। जो तुमने इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगाया एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, इन आयंस पे भी तो एक फोर्स लगा। तो जब ये आयन पे फोर्स लगता है, या ये कहो जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो किसी एनर्जी के साथ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी के साथ, और वो इलेक्ट्रॉन इन आयंस से भी क्या करते हैं, टकराते हुए ही तो जाते हैं। तो इन आयंस में भी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। लेकिन ये आयन अपनी जगह से क्या नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। ये मूव नहीं करते, लेकिन ये अपनी जगह ही क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। ये आयन क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव वाले आयन है जो मूव नहीं कर सकते, ये अपनी जगह ही क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट, हिलते रहेंगे हिलते रहेंगे। जब ये अपनी जगह ही ऑसिलेट करते रहेंगे और इनके बराबर बराबर में से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन और आयन साथ साथ ही तो हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो आयन है ये अपनी जगह पर इधर उधर क्या कर रहे हैं, बस हिल रहे हैं। एक तरीके से कहो वाइब्रेशन होती है। तो जब वाइब्रेशन होती है तो तुम्हारा क्या होता है, वो चीज मूव नहीं करेगी, सब अपनी जगह ही हल्की हल्की क्या होगी, हिलेगी। तो जब ये हल्के हल्के से अपनी जगह पर ही मूव करते हैं और दूसरे मूवेबल इलेक्ट्रॉन इनके पास से जा रहे होते हैं, तो उनपे हल्का सा क्या लगता है, फोर्स तो लगेगा ही, धक्का सा भी लगेगा। ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों को बार बार परेशानी हो रही है। जब ये क्या करें, अगर ये स्थिर है तो इलेक्ट्रॉन अपने आराम से निकल जाएंगे, लेकिन जब ये ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉनों को जाने में क्या होगी, परेशानी होगी। तो यही चीज कहलाती है रेजिस्टेंस। कि ये कहा ना रेजिस्टेंस है क्या, तो रेजिस्टेंस यही चीज है कि जब हम सप्लाई देते हैं कोई भी मटेरियल में, किसी भी वोल्ट की सप्लाई देते हैं, तो उसमें एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। वो रेजिस्टेंस क्या डेवलप हुआ, इन प्रोटोनों का, ये प्रोटॉन बोल रहे हो, इन आयंस का कोलिजन होना, मतलब इन आयंस का वाइब्रेशन करना अपनी ही जगह पर। और जब ये आयन वाइब्रेशन करते हैं तो वो कोलाइड होते हैं, किसके साथ, इलेक्ट्रॉनों के साथ। कोलाइड मतलब टकराते हैं, जिससे इन इलेक्ट्रॉनों की गति पर थोड़ा क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। इलेक्ट्रॉनों की गति कहो, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहो, उसी की वजह से ही तो रेजिस्टेंस आया है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन उतने समय में उतने पहुंच ही नहीं पा रहे, तो करंट क्या है, कितने समय में कितने चार्ज का फ्लो हो रहा है, dq/dt। जब उतने टाइम में उतने इलेक्ट्रॉन आगे जा ही नहीं पा रहे, उनकी स्पीड थोड़ी घट जा रही है, तो वही क्या चीज हमने कह दी, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इस तरीके से किसी भी मटेरियल में क्या डेवलप हो जाता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। अब जितनी ज्यादा तुम सप्लाई दोगे,
या किसी भी चीज के थ्रू जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने ही आयन ज्यादा कोलाइड करेंगे, मतलब उतना ही आयन में ज्यादा वाइब्रेशन होगा। जितना ज्यादा आयन्स में वाइब्रेशन होगा उतने ही इलेक्ट्रॉनों को वो आगे जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। आगे जाने से रोकने का मतलब उनके मार्ग में, रास्ते में उतनी ही रुकावट लाएंगे। और जितना ज्यादा बैरियर उनके रास्ते में आया उतना ही हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस होता है। तो क्या चीज भी हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, वायर की बात करी ना। तो जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतना ही रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो ये हो गया किसी भी मटेरियल कंडक्टर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है या रेजिस्टेंस होता ही क्यों है। तो रेजिस्टेंस होता ही क्यों है ये तुम्हें बता दिया। और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो टेम्परेचर भी अगर बढ़ाओगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी आयंस की, उतना ही इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है, ज्यादा कॉलिजन होगा या इलेक्ट्रॉन ज्यादा उससे टकराएंगे। और जितना इलेक्ट्रॉन इससे टकराएंगे तो यहाँ क्या होगा, इनके रास्ते में क्या आएंगी, रुकावटें आएंगी, यहीं का वो बैरियर आएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उतने टाइम में उतनी मात्रा में क्या नहीं कर पाएंगे, फ्लो नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कहते हैं कि करंट तुम्हारा क्या हो जाता है, इसमें कम हो जाता है, या ये का रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के रास्ते में ऑब्स्टेकल का काम करते हैं। किस वजह से हुआ, क्योंकि आयन कोलाइड करने लगते हैं। हुआ किस लिए, या तो पोटेंशियल बढ़ा रहे हो तुम, या एक तरीके से टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो इसलिए हम ये भी कह देते हैं यहाँ पर कि ये जो रेजिस्टेंस में से या कोई भी मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस है उसमें से जब करंट जाती है, तो जब उसमें से करंट जाती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन चलते जाते हैं और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता जाता है ये अपनी एनर्जी किनको भी प्रोवाइड करते हुए चले जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी इन आयंस को भी देते जाते हैं। इसीलिए तुम्हारा मटेरियल क्या होता है, हीट अप होता है। कहते हैं जब रेजिस्टेंस में कंटिन्यूअस, किसी बल्ब में, बल्ब भी एक रेजिस्टेंस की तरह है, कोई वायर भी एक रेजिस्टेंस की तरह है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो उसका होगा। जब उसमें सप्लाई जाती है तो वो क्या होता है, हीट अप होता है। तो वो इसीलिए हीट अप होता है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है इसका मतलब उन्हें फ्लो करने में इलेक्ट्रॉनों को उतनी दिक्कतें आ रही हैं। तो उन इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एनर्जी किसको देते जाते हैं, वो उन प्रोटॉन्स को, मतलब इन चार्जेस को भी देते हुए जा रहे हैं, उस मटेरियल को ही प्रोवाइड करते जा रहे हैं। तो इसलिए वो एक तरीके से अपनी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट के रूप में उस वायर को देते हुए जा रहे हैं, और वायर तुम्हारा क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, वैल्यू होती है, मतलब ये टेम्परेचर का इफेक्ट होता है कंडक्टर पे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रीजन यही है क्यों। ठीक, अब यहाँ पर हम ये कहते हैं जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे कहा ना ये बढ़ा, तो थर्मल एनर्जी जो होती है वो तुम्हारी कितनी होती है, थर्मल एनर्जी हमारी कितनी होती है, kT। ठीक है, कितनी होती है थर्मल एनर्जी, kT। T क्या है, टेम्परेचर, केल्विन में या सेंटीग्रेड में किसी में लिख सकते हो। और K तुम्हारा क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T क्या होता है, टेम्परेचर। अब रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का क्या यहाँ पर रिलेशन है, क्या कहा है, प्रोपोर्शनली तो होता है, T बढ़ेगा तो R बढ़ेगा। तो एक हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं, रो की टर्म में लिख लो पहले। रो रेजिस्टिविटी है, जो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में संबंध है वही तुम्हारा किस में रिलेशन है, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में। तो रो इज इक्वल्स टू, हमने क्या कहा कि स्टार्टिंग में टेम्परेचर कुछ और होगा तो रेजिस्टेंस कुछ और होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है वो किस पे कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और इनिशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो R इज प्रोपोर्शनल टू R नॉट एंड R इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो जो ओवरऑल फॉर्मूला बन जाता है वो क्या बन जाता है, तुम्हें पूरा नहीं निकाल के दिखा रहे, ये पहले भी पढ़ चुके होंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T। डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। केल्विन में या सेंटीग्रेड में भी लिख देते हैं। ठीक है, और अल्फा तुम्हारा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है अल्फा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड,
या केल्विन में भी लिख सकते हैं। और रो तुम्हारी क्या है, रजिस्टिविटी। रो नॉट क्या है, 0 डिग्री पर रजिस्टिविटी। रो नॉट क्या है, 0 डिग्री पर। तो जिस तरीके से रो लिखा है सेम उसी तरीके से क्या लिख देते हो, आर। तो आर इज इक्वल्स टू होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो सेम देखो आर इज प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल है, चेंज इन टेम्परेचर के, या टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो इसलिए हम क्या कहते हैं, कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, पॉजिटिव। ये तुम्हारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले होते हैं, क्योंकि टी और आर प्रोपोर्शनल है। जैसे टी बढ़ रहा है आर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा है टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स आर पॉजिटिव। कंडक्टर्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होगा, पॉजिटिव। ये चीज तुम्हें क्या करनी है, यहाँ याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर और हम क्या चीज बता सकते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, कि रेजिस्टेंस कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, या रेजिस्टेंस की पावर क्या होती है। कि पावर का फॉर्मूला रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना होता है। देखो पावर P इज इक्वल्स टू हमें निकालनी है, पहले भी हमने पढ़ा था P इज इक्वल्स टू क्या आया था, VI आया था। तो यहाँ भी हम पावर का फॉर्मूला वैसे ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर P इज इक्वल्स टू, अगर इंस्टेंटेनियस लेनी है, लास्ट में फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, अगर इंस्टेंटेनियस लेनी है तो T, अगर कोई भी चीज एनर्जी है, पावर है, कोई भी चीज इंस्टेंटेनियस लेनी है तो टी टाइम साथ में लेके चलना है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस का मतलब उस प्रॉपर टाइम पर पावर बताओ, उस प्रॉपर टाइम पे एनर्जी बताओ, उस प्रॉपर टाइम पे वोल्टेज बताओ। तो अगर तुम्हें क्या लेना है, इंस्टेंटेनियस पावर लेनी है तो टी लिखना पड़ेगा, कि इंस्टेंटेनियस की बात नहीं हो रही है तो टी लिखने की नीड नहीं है। तो पीटी इज इक्वल्स टू वी किसी टाइम पर और आई भी किसी टाइम पर। तो ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला होता है, पावर एब्जॉर्ब का। जो तुम्हारा रेजिस्टेंस होता है वो पावर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब आई तुमने क्या कहा था, ऐसे प्लस से एंटर होते हुए दिखाओगे। हमेशा याद रखना रेजिस्टेंस में आई प्लस से एंटर होते हुए दिखाएंगे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और वी इसके अक्रॉस क्या है, वोल्टेज की वैल्यू है। तब हम क्या कहते हैं कि जो आर होता है वो पावर को या एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करके पावर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसे किस में कन्वर्ट कर रहा है, हीट में। हीट। तो ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसे किस में कन्वर्ट कर रहा है, हीट में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसीलिए रेजिस्टेंस में जब सप्लाई जाती है उसकी एनर्जी एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में। कुछ जगह उस हीट को हम यूज कर लेते हैं, कुछ जगह उस हीट को हम यूज नहीं करते हैं। जहां यूज कर ली वो यूजफुल हो गई, जहां यूज नहीं करी वो तुम्हारी अनयूजफुल हो गई। जैसे कि किसी वायर में हीट डेवलप हो रही है या ट्रांसफार्मर में हीट डेवलप हो रही है, तब हम उसे कहते हैं लॉस हो गए हीट, क्योंकि वो काम की नहीं रही। लेकिन जैसे हम गीजर में यूज कर लेते हैं, हीटर में यूज कर लेते हैं, और तुम्हारे जो केटल होती है इलेक्ट्रिक केटल उसमें यूज कर लेते हैं, वहां पर वो हीट तुम्हारी क्या हो जाती है, यूजफुल हो जाती है। उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि वो हीट हमारी क्या हो गई, यूजफुल हो गई। ठीक है, वो फिर हमारे क्या नहीं होते, लॉसेस नहीं होते। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, VT इंटू आई टी। यहाँ पर V की जगह हम क्या भी लिख सकते हैं, हमने जो ओम्स लो था ओम्स लो यहाँ पर लगा सकते हैं, तो IT इंटू आर भी लिख सकते हैं। तब हमारा ये फॉर्मूला क्या आ जाता है, I² R। या फिर और हमारा पावर का क्या फॉर्मूला बन सकता है, यहाँ पर VT IT की जगह V/R, तो V² अपॉन R। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, पावर का फॉर्मूला हो गया, किसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। यहाँ हम किसका भी लिख सकते हैं, जैसे पावर का लिखा है ऐसे ही हम एनर्जी का भी लिख सकते हैं। एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होती है, VI/T। तो खाली किसकी मल्टीप्लाई करनी है, T की। यहाँ हम क्या कहेंगे, इतनी पावर रेजिस्टेंस क्या करता है, एब्जॉर्ब। कौन सी पावर है ये, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि यहाँ हमने कौन से वर्ड का यूज करा है, T का यूज करा है। तो ये हमारी कैसी पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर यहाँ पर हो जाती है।
तो ये सारा हमारा किसके बारे में हो गया, रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ पर हो गया। तो जैसे हमने यहाँ किसके बारे में बताया, रेजिस्टेंस। हमने क्या कहा था, रेजिस्टेंस एक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम कोई एलिमेंट या डिवाइस बना रहे हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, रजिस्टर। अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम कोई एलिमेंट बना रहे हैं, वो हमारे क्या होते हैं, रजिस्टर। तो रजिस्टर हमारे क्या है, एलिमेंट या डिवाइस। रजिस्टर हमारे क्या है, एलिमेंट या डिवाइस विच यूजेस the property of resistor. To construct या made, जिनको बनाने के लिए हमें रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी यूज करी जाती है, वो डिवाइस या एलिमेंट हमारे क्या कहलाते हैं, रजिस्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर तुमने देखे होंगे, तुम्हें एक बार दिखा भी देते हैं रजिस्टर कैसे शो होते हैं, और देखे भी होंगे कुछ बच्चों ने। देखो ये हमारे रजिस्टर होते हैं, ठीक है, इस तरीके से रजिस्टर शो होते हैं, ऐसे आते हैं। आईसी के रूप में भी आने लग गए हैं अब, पर जो सबसे ज्यादा कॉमन, जो सबसे ज्यादा तुमने देखे होंगे, इस तरीके से हमारे क्या आते हैं, रजिस्टर आते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या रहते हैं, बैंड रहते हैं। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम नॉर्मल रेजिस्टेंस बताते हैं, जो ये बनाए नहीं है, किसी मटेरियल का है, तो उसको तो हम ए एल रो से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो रेजिस्टेंस होता है, जो किसी की प्रॉपर्टी होती है, उसे तो हम वी आई दिया है उससे निकाल सकते हैं, रो एल ए दिया है उससे निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ रेजिस्टेंस ये जो बनाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। ठीक है, ये बनाए गए हैं, तो इनकी वैल्यू कैसे निकालें, या तो बहुत सारे एक एक कलर के ही आते हैं, उनके सैंपल पे लिख के कंस्ट्रक्शन करने वाला देता है, या फिर इनका एक तरीका होता है, इनके बैंड से दिख रहा है, इन पे ये जो बैंड है, ये बैंड क्या करते हैं, इनके जो कलर कोडिंग कहलाती है। ये बैंड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं ना, तो ये कलर कोडिंग कहलाती है रेजिस्टेंस की, जो हमें रेजिस्टेंस का मान देते हैं। ये बैंड किस लिए इस पे बनाए गए हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को देने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या सीखनी पड़ती है, कलर कोडिंग सीखनी पड़ती है। और फिर तुम्हें अगर कोई भी रजिस्टर ये दे दे, तो तुम उस रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि कितनी इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। तो कैसे निकालते हैं, ये तो तुम्हें पता लग गया, इस तरीके के रजिस्टर आते हैं। अब तुम इनमें से किसी की भी क्या निकाल सकते हो, वैल्यू। वैल्यू निकालने के लिए बस तुम्हें क्या करना पड़ता है, एक टेबल को याद करना पड़ता है। कैसे टेबल बनती है तुम्हारी, देखो ये होते हैं कलर, कलर, रेंज, मल्टीप्लायर। कलर कहां से स्टार्ट होता है, ब्लैक से। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ब्लैक, ब्राउन, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। ठीक है, ये कलर है। क्या रेंज क्या है, रेंज स्टार्ट होगी 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 0 से 9 तक के क्या होते हैं, कलर होते हैं। और होते हैं मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर 10 की पावर में। तो जैसे 0 है तो 10 की पावर 0। ठीक है, ये इनके आगे वाले ही हैं, इसलिए एरो बना के दिखा रहे हैं, ताकि ऊपर नीचे ना हो जाए, तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाए। तुम्हें ये एरो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, खाली ये एरो किस लिए बनाए हैं, ताकि ये बताएं कि इनके लिए ये रेंज है और इनके लिए ये वाले मल्टीप्लायर है। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, ये एंड तक लिख लेना, 10 की पावर 9 तक।
ठीक है, 10 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ये सबको पता ही होगा। ये होती है कलर टेबल, इसे तुम्हें बस याद करना होता है। रेंज 0 से स्टार्ट होगी 9 तक जाएगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 से स्टार्ट होगा 10 की पावर 9 तक जाएगा, और ये कलर याद करना है। कलर याद करने का क्या तरीका होता है, सब बच्चों ने वैसे पढ़ा ही होगा, 11 12th में भी ये होता है। किससे स्टार्ट होना है, बस इनके कौन से याद रखने हैं, पहले पहले वर्ड। इन पहले पहले वर्ड्स को हमें क्या रखना है, याद रखना है। तो पहले पहला वर्ड क्या है, देखो BBROY GBVGW, इन्हें याद रखना है। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके दिए होते हैं, तो सबके पास अलग अलग तरीके होते हैं। जो हमने शुरुआत से पढ़ा है वो तुम्हें बता देते हैं क्या है। BB रॉय, BBROY, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, GB ग्रेट ब्रिटेन, हैड अपनी तरफ से लगा दिया, VGW वेरी गुड वाइफ, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। ये बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये सबसे कॉमन है, जो सबसे ज्यादा लोगों को पता रहता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, टेबल को याद करने का एक तरीका है। BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, तो इससे तुम्हें टेबल याद हो जाती है। बस BB में याद रखना, पहले ब्लैक का आता है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्राउन पहले लिख देते हैं। BB का याद रखना, हमेशा पहले ब्लैक आता है फिर ब्राउन आता है। ठीक है, ब्लैक आएगा फिर ब्राउन और आखिरी वाला ब्लू होगा। ऐसे ही ग्रीन पहले आता है, ग्रे बाद में आता है। ठीक है, ग्रीन पहले आता है और ग्रे तुम्हारा क्या आता है, बाद में आता है। अब किसी की भी कलर कोडिंग, अच्छा इसमें एक चीज और होते हैं, इन बैंड के बाद एक बैंड तुम्हारा और आता है, वो आता है तुम्हारा टॉलरेंस का। इसमें 3 बैंड तो काम के होते हैं, 2 रेंज के बैंड होते हैं। पहला बैंड किसका होता है, फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड, पहला बैंड और सेकंड बैंड। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट बैंड होता है, फर्स्ट और सेकंड बैंड, वो तो बताता है रेंज। ठीक है, पहला और दूसरा बैंड तो क्या बताता है, रेंज। किसी भी रेजिस्टेंस का पहला और दूसरा बैंड क्या बताएगा, रेंज। जो तीसरा बैंड होता है, थर्ड बैंड वो बताता है मल्टीप्लायर। तो थर्ड बैंड की जगह क्या लिखते हो तुम, मल्टीप्लायर। और जो फोर्थ बैंड होता है वो बताता है टॉलरेंस। फोर्थ बैंड क्या बताता है, टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होती है कि कोई भी रेजिस्टेंस जब बनाया है तो बिल्कुल ऐसा तो है नहीं एग्जैक्ट उतना ही ओम का बन जाएगा। एग्जैक्ट 500 किलो ओम का बनाया तो 500 किलो ओम का बन जाएगा, उसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वैल्यू भी हो सकती है। तो टॉलरेंस एक तरीके से होती है एरर इन रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी दी गई है उसमें हमारा इतने ऊपर नीचे इतना परसेंटेज कम या ज्यादा हो सकता है, तो इतनी एरर हमें लेके चलनी पड़ेगी। तो फोर्थ बैंड क्या बताता है, एरर, या फिर फोर्थ बैंड बताता है टॉलरेंस। अब टॉलरेंस के लिए भी 3 कलर होते हैं, देखो कौन कौन से। अगर कोई कौन कौन से कलर हैं फोर्थ बैंड के लिए, जो कलर दिए गए हैं, गोल्ड। अगर गोल्ड दिया है तो उसकी टॉलरेंस होती है ±5%। इसका मतलब 5% ऊपर नीचे, जो ज्यादा भी हो सकता है, 5% कम भी आ सकता है। अगर सिल्वर है तो सिल्वर की टॉलरेंस होती है ±10%, कि अगर 500 ओम वैल्यू दी है तो 500 ओम में 10%, 500 ओम से ज्यादा भी हो सकता है, 10% 500 ओम से कम भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई बैंड नहीं दिया चौथे नंबर पे, सिल्वर और गोल्डन में से कोई बैंड नहीं दिया तो नो बैंड। अगर कोई बैंड नहीं है चौथे नंबर पे तो टॉलरेंस होती है ±20%। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, टॉलरेंस की वैल्यू है। कोई बैंड नहीं है तो 20% प्लस माइनस, गोल्ड दिया है तो ±5, सिल्वर दिया है तो ±10। अब हम देख लेते हैं यहां से। देखो अब पहला रेजिस्टेंस देखो, इसमें देखो पहला कलर कौन सा है, येलो। तो येलो का रेंज देखो क्या है, 4। सेकंड बैंड कौन सा दिया है, वॉयलेट। वॉयलेट की रेंज देखो, वॉयलेट की रेंज कितनी है, 7। तो पहले 2 बैंड जो है वो क्या बताएंगे, रेंज। तो पहले 2 बैंड पे जाना, रेंज। तीसरा बैंड देखो ऑरेंज, तो ऑरेंज पे जाओ।
और ऑरेंज तीसरे बैंड का देखना है मल्टीप्लायर, तो तीसरे बैंड का क्या है मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर ऐसे मल्टीप्लाई करके ही लिखो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर 3 की 47 में, ठीक है, तो दोनों तुम्हारी मर्जी है, मल्टीप्लायर। चौथा बैंड क्या है गोल्डन, फोर्थ क्या है गोल्डन, तो गोल्डन की कितनी है तुम्हारी +-5%, तो +-5%, इतना ओम आ गया रेजिस्टेंस। तो इसे क्या भी बोल सकते हैं 47 किलो ओम भी बोल सकते हैं, देखो यहाँ किलो है ना ये, तो इसको क्या भी लिख सकते हैं, किसी को अगर लिखनी हो 47 किलो ओम भी लिख सकते हैं, 47 किलो ओम +-5% एरर या टॉलरेंस, ठीक है। इसको देखो तीनों क्या है रेड, गोल्डन से कभी स्टार्ट नहीं करेंगे, कलर से ही स्टार्ट करेंगे, इसीलिए तो कहा था रेजिस्टेंस बायलैटरल है, कैसा भी लगा दो किसी भी तरफ से भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो हमें स्टार्टिंग करनी है कलर की वो कहां से करनी है कलर वाले से। तीनों क्या है रेड है, तो तीनों ही रेड में चले जाओ, क्या है 2 2, तो 2 2 10 की पावर 2, और बैंड कौन सा है गोल्डन, तो ये आ गया तुम्हारा इसकी वैल्यू। यहां पे देखो अब तुम्हारे ये क्या है, अच्छा ये भी मैरून सा दिखा दिया, पर मैरून और रेड एक सा ही है, और ऑरेंज देखो बिल्कुल ही अलग है, तो वो भी तुम्हारा क्या है रेड। अच्छा ये ब्राउन है, ब्राउन, ये ब्राउन है, ये कलर तुम्हारा क्या आ रहा है ब्राउन, तो ब्राउन ब्लैक ब्राउन, ब्राउन का कितना है 1, ब्लैक का कितना है 0, फिर ब्राउन 10 की पावर 1, और लास्ट गोल्डन 5%, तो 10 × 10 की पावर 1 मतलब 100 +-5% ऑफ, ये तुम्हारा यहां पर हो गया। फिर ये ब्राउन ग्रीन रेड, ब्राउन कितना है 1, ग्रीन कितना है 5, रेड कितना है 2, और लास्ट में क्या है गोल्डन, ठीक है। तो ये तुम्हारे हो गए, इन्हें अब तुम्हें खुद करके देखने हैं। तो ये तुम्हें किसकी वैल्यू भी बता दी कि रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर की अगर दे रखा है तुम्हें तो उसकी कलर से तुम उसकी रेंज कैसे निकाल सकते हो कि उनका रेजिस्टेंस कितना होगा। किसी को अगर +-5% भी करना है ना, जैसे 100 का +-5% है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना हो सकता है 105 ओम भी हो सकता है, 95 ओम भी हो सकता है, 95 ओम भी हो सकता है, और 105, इसका मतलब 95 से 105 के बीच में हो सकता है, तो एरर आ सकती है 5% की, ठीक है। तो ये तुम्हारे को किसकी वैल्यू दिखा दी कि रेजिस्टेंस में के जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करके हम एक एलिमेंट बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं रजिस्टर बोलते हैं, और रजिस्टर तुम्हारे किस तरीके से दिखते हैं और कैसे हम रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू को शो करते हैं, ठीक है। तो यहां तुम्हारा कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है रेजिस्टेंस, कौन सा एलिमेंट रजिस्टर एलिमेंट, या कौन सी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में जानेंगे, जितना भी वो डिपेंड करता है कि इंडक्टेंस कितना बढ़ा जा रहा है, उसी हिसाब से देखेंगे कि दोनों एक लेक्चर में होगा या अलग अलग में। तो इस लेक्चर को हम इसी टॉपिक के साथ खत्म करते हैं, अब आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।